अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 31 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम डेटा एनालिसिस जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगले जो 13 लेक्चर्स बनेंगे यानी 31 से 43 लेक्चर्स तक, उसमें हम डेटा एनालिसिस की मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ेंगे। इनफैक्ट 21 टेक्निक्स जो है वो हम देखेंगे। In lecture 31 we will discuss frequency distribution, averages and dispersion. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो सबसे ज़्यादा बेसिक एनालिसिस हैं और इसमें हम किसी भी वेरिएबल के जो काउंट्स हैं वो बताते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसमें सैम्पल साइज़ है 30 का, और ये जो 30 रिस्पोंडेंट्स हैं इनसे 7 वेरिएबल्स पे क्वेश्चंस किए गए हैं। पहला तो इनकी जेंडर है जिसमें नंबर 1 इज़ मेल एंड नंबर 2 इज़ फीमेल। फिर इनसे फेमिलियरिटी विद द इंटरनेट के बारे में सवाल किया गया जिसमें 1 to 7 का स्केल यूज़ किया गया। 1 इज़ वेरी अनफेमिलियर एंड 7 इज़ वेरी फेमिलियर, ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। उसके बाद इनसे इंटरनेट यूजेज इन आवर्स पर वीक ये सवाल पूछा गया, तो जितने भी आवर्स वो स्पेंड करते हैं पर वीक वो बता देंगे। उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरनेट एंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, ये 2 सवाल पूछे गए हैं और इसमें भी 7 पॉइंट स्केल यूज़ किया गया है जिसमें 1 इज़ वेरी अनफेवरेबल एंड 7 इज़ वेरी फेवरेबल। और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे पूछा गया है कि क्या आप शॉपिंग के लिए और बैंकिंग के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस थे। उसमें 1 से मुराद येस है और 2 से मुराद नो है। तो यूँ 30 रिस्पोंडेंट से 7 वेरिएबल्स जो हैं वो सवाल पूछे गए। अब ये सिर्फ एक समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल ली गई है, अदरवाइज़ जब हमने टेस्ट अप्लाई करने होते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो उसमें हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो भी बड़ा होता है। इस डेटा को हमने किसी सॉफ्टवेयर जैसे कि SPSS उसमें एंटर किया, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो डेटा व्यू है वो हमारे सामने मौजूद है। उसमें पहला कॉलम रिस्पोंडेंट नंबर का है, 30 रिस्पोंडेंट्स हैं, और उसके बाद 7 वेरिएबल्स जिन पे सवाल किए गए, और जो रिस्पोंडेंट्स ने आंसर दिए वो चूँकि कोड्स की शक्ल में होते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो ये कोड्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन वेरिएबल्स में से एक था फेमिलियरिटी विद द इंटरनेट, और इसके अलावा दूसरे वेरिएबल्स भी थे। तो इसके जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रॉ किए, तो आप देख सकते हैं टेबल में कि पहला जो कॉलम है वो वैल्यू लेबल का है और दूसरा वैल्यू का है। 1 से 7 तक का ये स्केल था जिसमें 1 वाज वेरी अनफेमिलियर और 7 वाज वेरी फेमिलियर। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि समटाइम्स मिसिंग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। उस केस में हम उसको जो कोड देते हैं वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने 9 रखा है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का है, और फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि हर जो वैल्यू है उसमें कितने रिस्पोंडेंट्स ने उस वैल्यू को ऑप्ट किया। जैसे आप देखें कि जो नंबर 1 था स्केल के ऊपर, जिसे आप वेरी अनफेमिलियर कह रहे हैं, वो किसी भी रिस्पोंडेंट ने ऑप्ट नहीं किया। फिर सेकंड जो नंबर था वो 2 रिस्पोंडेंट्स ने ऑप्ट किया, थर्ड 6 लोगों ने, फोर्थ 6 लोगों ने, सेवन्थ 4 लोगों ने, और 9 जो है उसके सामने 1 लिखा हुआ, यानी एक मिसिंग वैल्यू भी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 30 बनती है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो सिंपली हर वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उसे टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दें। जैसे अगर आप सेकंड वैल्यू के केस में देखें, फ्रीक्वेंसी इज़ 2, और अगर मैं इसे 30 पे डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 6.7 आ जाएगा। जो वैलिड परसेंटेज है उससे मुराद है कि मिसिंग वैल्यू को इग्नोर करके जब आप जो बाकी केसेस हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखें कि जो वैलिड केसेस हैं वो 29 हैं। यानी इस केस में अगर हम सेकंड वैल्यू देखें विच इज़ 2, उसे हम 29 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.9 वैलिड परसेंटेज बनेगी। और जो लास्ट कॉलम है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, वो सिंपली फर्स्ट रो में तो 0 ही आएगी, सेकंड रो में 6.9 आएगी,
जब आप थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो की अपनी जो वैलिड परसेंटेज है वो 20.7 है और उससे पहले 6.9 ऑलरेडी हो चुकी है। दोनों को ऐड करेंगे तो 27.6 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 27.6 में नेक्स्ट 20.7 जो फोर्थ रो बनती है उसको ऐड करेंगे तो 48.3 आएगी एंड सो ऑन। तो आखिरी जो रो है उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज 100% होनी चाहिए। फेमिलियरिटी विद द इंटरनेट का जो वेरिएबल था इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने टेबुलर फॉर्म में जाहिर किया है। इसे हम एक बार चार्ट की मदद से भी शो कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ आपको जो स्केल है वो नज़र आ रहा है। स्केल 1 to 7 है, लेकिन चूंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 0 थी इसलिए उसको यहाँ पे जाहिर नहीं किया गया। जो सेकंड वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बनती है, तो आप बार हाइट से उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी 6 बनती है। फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया गया और जो वेरिएबल में वैल्यूज़ हैं उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया गया। फिफ्थ जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी थर्ड है, 6 की सबसे ज़्यादा है 8 और 7 की जो है वो भी 4 बनती है। तो इस तरह से अब सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल 29 आ जाएगी। जो मिसिंग वैल्यू है वो इसमें शामिल नहीं है। तो टेबुलर फॉर्म में और ग्राफ में फ़र्क एक ये है कि टेबुलर फॉर्म हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, जबकि जो ग्राफ है वो हमें एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये क्विक भी होती है। हमें फ़ौरन नज़र आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, किन की फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 आई थी। तो ये कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंटली मिल सकती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करेंगे एवरेजेस की, और एवरेज जो है वो किसी भी एक सिंगल वैल्यू को कहते हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। एवरेजेस की वैसे तो कई टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हम 3 तरह की जो एवरेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं: मीन, मीडियन और मॉड। सबसे जो कॉमनली यूज़ होने वाली एवरेज है वो मीन कहलाती है, और अगर डेटा में किसी किस्म के आउटलायर्स ना हों, आउटलायर्स कहते हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ या बहुत बड़ी वैल्यूज़, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगर डेटा में आउटलायर्स ना पाए जाएं तो मीन एक बहुत अच्छी मेजर जो है वो कंसीडर की जाती है। इसका जो फार्मूला है इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। फार्मूला इस तरह से है जी कि जितनी भी डेटा वैल्यूज़ हैं सबको हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये मीन वैल्यू कहलाता है। जैसे जो प्रीवियस हम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर हम उनको ऐड करें, ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे कि हर वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे 29 पे, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, वैलिड केसेस की बात कर रहा हूँ, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.724। हम कह सकते हैं ये इस वेरिएबल का मीन है। सेकंड जो टाइप ऑफ एवरेज है वो मॉड कहलाती है, और इससे मुराद है किसी भी डेटा में जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है या जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। तो अगर आप इस वेरिएबल में देखें तो हमारे पास 1 से 7 तक वैल्यूज़ थीं और हर एक की फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास मौजूद थीं। इनमें से जो 6th वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, जो कि इस डेटा में सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 इस केस में हमारी एक मॉड वैल्यू है। एवरेज की जो थर्ड टाइप है उसे हम मीडियन कहते हैं, और मीडियन जो है किसी भी डेटा का मिड पॉइंट होता है। अब अगर हमारे पास कोई डेटा मौजूद है और उसको हमने किसी सीक्वेंस में लिख लिया अपने पास, ये सीक्वेंस एक असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी आप छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ भी लिख सकते हैं और बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हैं, ऑड से मुराद है कि जो 2 पे पूरे तकसीम नहीं हो सकते, जैसे 1, 3, 5, 7 वगैरह, तो फिर इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है या मिडिल वैल्यू, उसी को हम मीडियन कहेंगे।
और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन नंबर है, यानी जो 2 पे पूरे तकसीम हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 वगैरह, तो फिर इसमें जो मिडल 2 वैल्यूज़ हैं उनका हम मीन लेंगे, यानी उनको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो जो नंबर आएगा उसे हम मीडियन कहेंगे। अब ये जिस एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में हमारी मीडियन वैल्यू 5 है। दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि एनालिसिस में आमतौर पे आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जैसे SPSS यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेंगी, बल्कि वो खुद ब खुद आउटपुट में आपको ये सारी स्टैटिस्टिक्स दे देगा। आपने सिर्फ इसे इंटरप्रेट करना और इसे समझना है। तो अब आप देखें कि एक ही डेटा के लिए हमारे पास जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो 3 तरह की आई हैं। मीन वैल्यू इज़ 4.724, मॉड इज़ 6 एंड मीडियन इज़ 5। इसका मतलब ये है कि इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्पर्शन हो सकती है, वो वेरिएंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये सेम नहीं है। अगर एक परफेक्ट डेटा हो जिसमें किसी किस्म की डिस्पर्शन ना हो, तो उसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों सेम रहेंगी। अच्छा, अब तीनों जो एवरेजेस हैं उनको यूज़ करने की अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे जो मॉड वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बेहतर उस वक्त रहेगी जब हम एक ऐसा डेटा यूज़ कर रहे हैं जिसमें नॉमिनल स्केल को यूज़ किया गया। नॉमिनल स्केल या कैटेगोरिकल स्केल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जब आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को इस्तेमाल करते हैं, मेजर करते हैं, जैसे जेंडर है उसमें मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, या नेशनैलिटी है उसमें पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, तो नॉमिनल स्केल के केस में जो मॉड है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसी तरह अगर ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल से मुराद है कि जहाँ पर डेटा की मुख्तलिफ रैंकिंग्स बन जाती हैं वेरिएबल्स की, तो वहाँ पर मीडियन बेहतर रहेगी। और अगर आपके पास इंटरवल या रेशो स्केल पे मेजरमेंट है डेटा की, तो वहाँ मीन एक ज़्यादा अच्छी एवरेज जो है वो कंसिडर की जाएगी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगर हम इसमें मॉड को यूज़ करते हैं विच इज़ 6, तो जो 6th वैल्यू है उसकी परसेंटेज सिर्फ 28% बनती है, यानी 28% जो डेटा है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी को वो इग्नोर कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसमें मीडियन को यूज़ करें विच इज़ 5, तो ये पूरे डेटा की सिर्फ 10% जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मीडियन और मॉड जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी बजाय जो मीन वैल्यू है वो ओवरऑल डेटा की रिप्रेजेंटेशन रखती है, तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी आप देखें कि इस डेटा में जो आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो नहीं हैं, और यहाँ पर एक इंटरवल स्केल्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए गए, तो इस हवाले से मीन वैल्यू जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर अगर आप जो मीन वैल्यू 4.724 है इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो हमें स्केल को देखना पड़ेगा। स्केल में 1 इज़ वेरी अनफेमिलियर विद द इंटरनेट और 7 इज़ वेरी फेमिलियर, और 4.7 को हम 5 अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 को अगर हम स्केल के हिसाब से इंटरप्रेट करें तो ये मॉडरेटली फेमिलियर विद द इंटरनेट जो है वो बन सकता है। तो हम इसे डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा जो सैंपल है उसमें ज़्यादातर लोग इंटरनेट के साथ मॉडरेटली फेमिलियर हैं, बहुत हाई भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस देखें फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और जो पब्लिक पॉलिसी बॉडीज़ हैं, कि लोगों की इंटरनेट के साथ जो फेमिलियरिटी है वो मॉडरेट लेवल पे है, तो इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट जो एनालिसिस हम पढ़ेंगे वो डिस्पर्शन कहलाते हैं, और डिस्पर्शन से मुराद होती है कि आपके जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो किसी सेंट्रल पोजीशन के अराउंड किस तरह से स्कैटर्ड हैं। अगर तो उसमें वो कम स्कैटर्ड हैं, लेस स्कैटर्ड हैं, तो हम कहेंगे कि डिस्पर्शन भी कम है, और ज़्यादा होने की सूरत में डिस्पर्शन बढ़ जाएगी। इसको हम 3 तरीक़ों से मेजर करते हैं, और भी इसके अलावा ऑप्शंस हैं लेकिन ज़्यादातर हम यही 3 इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका कि डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आप मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास रेंज आ जाएगी।
और रेंज जितनी ज़्यादा होगी, जो आपकी डिस्पर्शन है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस केस में देखें तो आपके पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो 2 थी, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 0 थी, स्केल आपका 1 से 7 था। तो 2 जो है वो मिनिमम है और 7 मैक्सिमम है, तो आपकी रेंज 5 बन रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर आपको ये वैल्यू खुद कैलकुलेट करके देगा, लेकिन फार्मूला आप देखें तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं x कह रहा हूँ और x बार से मुराद है उसका मीन, तो दोनों का डिफरेंस लेके उसका हम स्क्वायर करेंगे और तमाम वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है उसको हम ऐड कर देंगे। वो समीशन का साइन लिखा हुआ है, इसे हम डिवाइड कर देंगे n-1 पे, जहाँ पे n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ST यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.579। और वेरिएंस जो है ये सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो अगर हम 1.579 का स्क्वायर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा। अब इसमें हमारे लिए जो समझने वाली बात है मार्केटिंग रिसर्च के व्यू पॉइंट से, कि किसी डेटा के अंदर जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंट्स पाया जाएगा, उसका मतलब है कि उसमें जो उसकी पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उतनी ज़्यादा डिफ़र कर रही हैं एक दूसरे से, तो उतने ही ज़्यादा जो प्रोडक्ट के सेगमेंट्स हैं वो हम बना सकते हैं, मार्केट के उतनी ज़्यादा सेगमेंटेशन जो है वो हो सकती है।